हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेबल वाला यूज कर लेते हैं हम। तो इसको हमने लिख लिया डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इजक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड तो ये बनेगा माइनस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस सी, है ना। और इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, है ना। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, ये एक वेव की इक्वेशन है, ठीक है। एक वेव की इक्वेशन है जहां सी जो होता है वो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ वेव। तो ये कैसे लिखा जाता है, इसको आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा डी टू वाई अपॉन डी टी टू इक्वल्स टू, इसको आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा डी सी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। या आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन देखी है तो उसमें आपने इसको ऐसे लिखा देखा होगा डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वायर, या वी स्क्वायर भी लिखा हो सकता है इसकी जगह, आपने देखा होगा। तो यहाँ लिखा होता है डी टू साई अपॉन डी टी टू। तो मैग्नेटिक फील्ड और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपने देखी है वेव की, तो वहाँ साई की जगह ई या बी लिखा होता है। इसी तरह से जनरलाइज वेव की इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिखी जाती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू वन अपॉन सी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी टी टू। और जब हम वेव की इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है। सुपर पोजिशन होता है, जो वेव लेफ्ट से ट्रैवल कर रही है तो लेफ्ट से जो वेव ट्रैवल कर रही है उसको हम लिखते हैं एक्स प्लस सी टी, और जो राइट में ट्रैवल कर रही है उसको हम लिखते हैं एक्स माइनस सी टी। तो उन दोनों का क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है, वहां से हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो ये जो इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, ये आएगा, ये लेफ्ट वाली वेव हो जाएगी, ये राइट वाली वेव हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीन फंक्शन फॉर द पॉइजन इक्वेशन। ये एक पॉइजन इक्वेशन है जो हमें शो की गई है, इसके लिए इसका ग्रीन फंक्शन क्या होगा। तो ग्रीन फंक्शन इसका कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर फाई आर इक्वल्स टू, ये एज इट इज फंक्शन यहाँ पर लिख दिया। तो इसका स्टैंडर्ड जो ग्रीन फंक्शन है वो क्या होता है, जी आर वन आर टू अपॉन वन अपॉन फोर पाई मॉड आर टू माइनस आर वन, और आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, ये स्टैंडर्ड केस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, द लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स एक्स नॉट वाई नॉट एंड एक्स वन वाई वन। लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल लिखना है हमें, दो पॉइंट्स पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स से जो पास हो रहा है। तो इसके लिए हम पॉलिनोमियल जो लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, वाई नॉट पी नॉट एक्स प्लस वाई वन पी वन एक्स। पी नॉट की जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन। इसी तरह से पी वन एक्स की जो वैल्यू हम लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। याद करने वाली चीजें हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ दोनों साइड क्या आ रहा है, एक्स नॉट आ रहा है। यहाँ पर यहाँ देखने, जब मैं पी वन लिख रहा हूँ तो यहाँ पर x में से x नॉट माइनस हुआ और x1 में से x नॉट माइनस हुआ। इसी तरह जब मैं p नॉट लिख रहा हूँ तो p नॉट में जो माइनस होने वाली क्वांटिटी आ रही है वो क्या आ रही है, x1 आ रही है। तो ये p नॉट और p1 की वैल्यू जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन बन जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वाई वन एक्स एन वाई एन बी एन पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन, द इंटीग्रल एक्स नॉट से वाई एन वाई डी एक्स बाय द सिम्पसन रूल इज गिवन बाय। तो सिम्पसन रूल जो है, सिम्पसन वन थर्ड रूल, इसको अगर हम इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए, तो इसको लिखा जाता है एच बाई थ्री वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस टू वाई फोर वाई सिक्स प्लस फोर वाई वन वाई थ्री वाई फाइव। यानी कि ये जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं ये किसके साथ आ रहे हैं, फोर के साथ। इवन नंबर जो आ रहे हैं वो किसके साथ आ रहे हैं, टू के साथ। और वाई नॉट और सबसे लास्ट का टर्म जो वाई एन है वो अलग से लिखा जा रहा है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है एच बाई थ्री के साथ। तो ये आपसे फॉर्मूला ही पूछा है सिम्पसन वन थर्ड रूल का। तो ये फॉर्मूला क्या लिख दिया, वाई नॉट प्लस वाई एन फोर वाई वन वाई थ्री, ये जितने भी ऑड वाले हैं वो फोर के साथ, और जो इवन वाले हैं सारे के सारे किसके साथ आ गए, टू के साथ। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द मॉडिफाइड आइलर्स मेथड सॉल्यूशन टू बी to the differential equation dy upon dx f x y is obtained by using the algorithm। तो ये एल्गोरिदम, ये जो सॉल्यूशन है कौन सी एल्गोरिदम का यूज करके मिलेगा। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल जो एनालिसिस मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड्स जो हम पढ़ते हैं, तो उनमें से एक मेथड वाई एन प्लस एच बाई टू एफ एक्स एन वाई एन, यहाँ पर लिखा है एक्स एन वाई एन प्लस एफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, इन द लाइन एलिमेंट ऑफ स्पेस इज गिवन एज ds2 इक्वल्स टू 2dq2 प्लस 4dq1 dq2 प्लस 3dq2 द मैट्रिक्स टेंसर इज गिवन बाय। तो इसको मैं अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ds2 इक्वल्स टू 2dq1 स्क्वायर प्लस 2dq1 dq2 प्लस 2dq1 dq2 dq1 प्लस dq2 स्क्वायर। तो ये 4 जो dq1 dq2 लिखा है इसको मैंने ब्रेक कर दिया, अलग अलग लिख दिया, दो दो के फॉर्म में लिख दिया। तो यहां पर ये जो है ये हो गया g11, ये एलिमेंट जो है ये हो गया g11, ठीक है, ये एलिमेंट कौन सा हो गया g11। इसी तरह से ये वाला जो एलिमेंट है ये हो गया g12, इसी तरह से ये वाला एलिमेंट जो है ये हो गया g21 और ये वाला जो एलिमेंट है ये हो गया g22। तो इसका जो मैट्रिक्स टेंसर हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, g11 g12 g21 और g22। तो g11 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 2, तो वो यहां से मैंने लिख दिया 2। फिर g12 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 2, तो यहां से मैंने कितना लिख दिया 2। फिर यहां से g21 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 2, तो मैंने यहां से लिख दिया 2। फिर यहां से लिखा जाएगा g22 की वैल्यू, तो वो कितनी लिखी जाएगी 3, तो यहां से मैंने लिख दिया 3। तो इसका जो मैट्रिक्स टेंसर बन गया वो कितना बन गया 2 2 2 3। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट, द फेज स्पेस ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद मास m एंड फोर्स कांस्टेंट k विद एनर्जी E इज गिवन बाय द कर्व। तो फेज स्पेस कर्व जो इसका बनता है वो हमें बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p²/2m, है ना, उसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे, क्योंकि जो यहाँ से हम p²/2m ही करके हम लिखते हैं, तो एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, p²/2m। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, 1/2kx²। तो टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर बन जाएगी, वो बन जाएगी ke प्लस p। तो ke की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, p²/2m, और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी kx²/2। ये किसके बराबर हो गया, टोटल एनर्जी, और उस टोटल एनर्जी को किसके बराबर लिखा है, उसको E के इक्वल लिखा है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट QP इक्वल्स टू 1 है। इवेल्युएट द पोजिशन ब्रैकेट, पॉइजन ब्रैकेट सॉरी, p²q²। तो p²q² को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ q² p²। फिर यहाँ पर जो पॉइजन ब्रैकेट जो हम सॉल्व करते हैं उसका क्या वो कंडीशन लगाएं, तो कैसे लिख सकते हैं, dq2/dq dp2/dp माइनस dq2/dp और dp2/dq। तो ये वाला जो है ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा दोनों ही। यहाँ से dq2/dq करोगे तो ये क्या बनेगा 2q, इसी तरह से dp2/dp करोगे तो ये क्या बनेगा 2p। तो ये बनेगा 4qp माइनस का। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 4qp। तो आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट है, द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म QiPi टू कैपिटल QiPi इज कैनोनिकल व्हेन द फॉलोइंग। ये भाई कैनोनिकल की कंडीशन होती है। कैनोनिकल जब आप पढ़ते हो तो वहां पर एक कंडीशन होती है, तो इनमें से एक कंडीशन है कि इसका अलजेब्रिक समेशन किसका, कैपिटल P dqi माइनस स्मॉल p dqi, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी कि इसका आंसर एग्जैक्ट, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं स्मॉल QiPi को कैपिटल QiPi में, तो वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे पेपर्स में देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा, और लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैपिटल Q इक्वल्स टू Q∛α cos बीटा Q और P इक्वल्स टू Q∛α sin बीटा Q। मेरे हिसाब से आपने इसको इतनी बार देखा होगा, या मैंने भी टेस्ट सीरीज वगैरह में इसको इतना डाला होगा कि इस क्वेश्चन के आपको आंसर याद होंगे, है ना। आंसर अल्फा इक्वल्स टू 1/2 बीटा इक्वल्स टू 2। करते कैसे, वही कैनोनिकल की कंडीशन del Q/del Q स्मॉल q del P/del P माइनस, अब इनको इन्वर्स कर दो, del Q/del P del P/del Q, ये करना है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, अगर ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे पहले ये Q वाले का डिफरेंशिएशन करो इस Q के रेस्पेक्ट में, यहां से हमारे पास ये बनेगा। इसी तरह से P वाले का डिफरेंशिएशन करो P के रेस्पेक्ट में, फिर Q वाले का डिफरेंशिएशन P के रेस्पेक्ट में, एंड देन P वाले का डिफरेंशिएशन Q के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जब Q वाले का P के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, P होना चाहिए यहाँ पर P आना चाहिए, यहाँ पर P है ना, ये P आना चाहिए, P, ये P लिखा हुआ है, P, ये P लिखा हुआ है, छोटा P है ना। तो यहाँ पर देखो ये P आ रहा है, यहाँ पर भी P आ रहा है, यहाँ पर भी P आ रहा है, और यहाँ पर भी P आ रहा है, तो इसको P कर लेना है, P लिखा हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये ऐसा बन जाएगा, अल्फा बीटा Q 2α - 1
इक्वल्स टू 1 बनेगा, तो 1 के मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया q पावर 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब q की पावर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 अल्फा माइनस 1 है, कॉफिशेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई 1 के, और जब q 2 अल्फा माइनस 1 को बराबर किया हमने q 0 के, तो 2 अल्फा माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 0 के, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/2 के, और अल्फा की वैल्यू को जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा की, जो कि क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ f कैपिटल F इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन ऑफ qi और pi इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन द अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लेट टू। तो हमारे पास ये जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन f2 होता है, तो f2 में अगर मैं डेल f2 अपॉन डेल qi करूं, यानी कि इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा pi बचेगा, क्या बचेगा pi। इसी तरह से जो f2 जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास होता है, डेल f2 में मैं डेल pi कर दूं तो क्या आ जाएगा कैपिटल qi आता है हमारे पास, जब जनरेटिंग फंक्शन f2 की 4 होते हैं हमारे पास, एक f1 एक f2 एक f3 और एक f4, तो f2 को जब हम स्मॉल qi के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल pi आ जाएगा। इसी तरह से f2 को जब हम स्मॉल pi के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो qi आ जाएगा। तो ये कैपिटल pi किसके बराबर हो गया, स्मॉल pi के बराबर हो गया, और कैपिटल qi स्मॉल qi किसके बराबर हो गया, कैपिटल qi के बराबर हो गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ गया वो कौन सा आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ 4 डायमेंशनल सेकंड रैंक सिमेट्रिक टेंसर, 4 डायमेंशनल सेकंड रैंक सिमेट्रिक टेंसर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n+1। तो 4 डायमेंशनल है तो n की वैल्यू कितनी डाल दी 4, तो 1/2 4 और n+1 कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना बन जाएगा 10। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 × 4 20 होगा, 20 को 2 से डिवाइड कर सकते, डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसका हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, है ना, यानी कि डेल L अपॉन डेल टी वाला पोर्शन जो है वो 0 है, तो हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट, द हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन फॉर अ मास थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर वो z हाइट से गिराया जा रहा है तो उसको हमने लिखा mgz, उसका हैमिल्टोनियन क्या लिखा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो p² / 2m + mgz। डेल f अपॉन डेल q को क्या लिखेंगे हम p, और यहां से हैमिल्टोनियन के फॉर्म में लिखें h प्लस डेल f अपॉन डेल t बराबर क्या होगा 0, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डेल f अपॉन डेल t। तो ये जो इक्वेशन है कौन सी वाली इक्वेशन 1, तो यहां हम ये वैल्यू डालेंगे, कौन सी वैल्यू डालेंगे, ये जो लिखा हुआ है mgz, और यहां पर ये h की वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो h की वैल्यू यहां डालेंगे तो क्या लिखा जाएगा p² / 2m + mgz, और ये डेल f अपॉन डेल टी बराबर हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जो p लिखा हुआ है p, इस p को हम किसके बराबर कर रहे हैं, डेल f अपॉन डेल q के, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 डेल f अपॉन डेल q प्लस mgz प्लस डेल f अपॉन डेल टी। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है, ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ TE11 mode in a rectangular metal wave guide with dimension 2 cm and 1 cm is, तो FMN हमारे पास जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसका फॉर्मूला FMN इक्वल्स टू c/2 √m² + n² / b²। a की वैल्यू हमें कितनी दी है 2, और जो b है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 1, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, और n की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालें तो f11 कितना आ जाएगा c/2 √1/2² + 1/1²। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा √5/4, 4 का रूट करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये आएगा √5/4 c, और c की वैल्यू डाल के जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 1.7 × 10⁻10 हर्ट्ज। इसको गीगा में बदलेंगे तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 17 गीगा हर्ट्ज, तो 17 मतलब 10 2 और बढ़ा दो इसमें गीगा में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो वो, तो ये लगभग आंसर आ जाएगा 17, तो ये आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा 16.77 गीगा हर्ट्ज। नेक्स्ट, द ऑपरेटर d2/dx μ², ये d2/dx2 d2/dy2 d2/dz2 -1/c² d2/dt2, ये फॉर्म लिखा हुआ है, ये पूरा फॉर्म लिखा हुआ है, और इसको स्टैंडर्ड हम कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर माइनस 1/c² डेल 2/dt2, ये बराबर होता है कौन सा ऑपरेटर, ये ऑपरेटर और बार का स्क्वायर, तो इसको हम बोलते हैं डी एलम्बर्ट ऑपरेटर, इसको हम क्या नाम देते हैं, डी एलम्बर्टियन ऑपरेटर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट,
if f mu y with mu is equals to 1 2 3 5 4 and gamma is equals to 1 2 3 4 are the components of electromagnetic field tensor F, then the component del cross E plus del B upon del T is equals to 0 of the Maxwell equation can be obtained from df lambda mu upon dx gamma plus df mu gamma upon dx lambda plus df gamma lambda upon dx mu is equals to 0 देन विद द फॉलोइंग वैल्यूज। तो हमारे पास जो ये एफ म्यू गामा लिखा हुआ है तो इसका हमने 4/4 का मैट्रिक्स बना लिया। तो ये क्या लिखा जाएगा 0 ई एक्स ई वाई ई जेड, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये एंटी सिमेट्रिक हो रही है माइनस एंटी सिमेट्रिक हो रही है तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या हो गए 0 हो गए। यहाँ आ गया माइनस ई एक्स, यहाँ आ गया बी जेड, यहाँ पर आएगा माइनस बी वाई, ये बी जेड बी वाई और ये हो गया बी एक्स। अब यहाँ पर माइनस ई एक्स है, यहाँ पर ई वाई है तो यहाँ पर आ गया माइनस का ई वाई, ये ई जेड हो गया, ये बी जेड है तो यहाँ पर माइनस बी जेड आ गया। इसी तरह से ये माइनस बी वाई है तो ये बी वाई बन गया। इसी तरह से ये बी एक्स है तो ये माइनस बी एक्स बन गया। इसी तरह से ये ई जेड है तो ये माइनस ई जेड बन गया। तो F11 जो है वो कितना होगा, वो होगा 0। F22 F33 F44 ये सारे क्या होंगे 0 होंगे, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। तो यहाँ से लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, म्यू बराबर कितना आ जाएगा 3 और गामा बराबर कितना आ जाएगा 4। लैम्डा इक्वल्स टू 2, म्यू इक्वल्स टू 3 और गामा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। तो लैम्डा, अच्छा यहाँ म्यू और गामा में चल रहा है, तो म्यू और गामा में चल रहा है तो 0 कौन कौन से हो रहे हैं, देखो ये एफ म्यू गामा लिखा है ऐसे म्यू गामा। तो पहला F11 है, 1 है तो म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, म्यू की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो यहाँ लैम्डा, अब कौन कौन से 0 हो रहे हैं वो हमें बताना है। फ्रॉम इक्वेशन डी एफ लैम्डा म्यू अपॉन डी एक्स गामा प्लस डी एफ म्यू गामा अपॉन डी एक्स लैम्डा प्लस डी एफ गामा लैम्डा अपॉन डी एक्स म्यू। तो ये कहाँ 0 हो रहा है, कौन कौन सा 0 हो रहा है, डी F11 F22 F33 F44 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये वैल्यू जो है ये किसकी वैल्यू, पीछे वाली गामा की। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी बन रही है 1, यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी बन रही है 2, यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी बन रही है 3 और यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी बन रही है 4, यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी बन रही है 4, ठीक है। और यहाँ पर ये म्यू है तो यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी बन रही है 1, यहाँ म्यू की वैल्यू बन रही है 2, यहाँ म्यू की वैल्यू बन रही है 3 और यहाँ पर म्यू की वैल्यू बन रही है 4। अब ये इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में सेट करनी है वैल्यू गामा लैम्डा और म्यू की। तो यहाँ पर गामा की जो वैल्यू है हम कितनी रखेंगे 4, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं 2 और यहाँ पर म्यू की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो डेल F23 कौन सा एलिमेंट होगा F23, ये सारे 1 के एलिमेंट हो गए, 2 3 एलिमेंट होगा, ये हो गया 2 3 एलिमेंट। तो 2 3 अपॉन डेल x4 यानी कि गामा की वैल्यू कितनी हो गई 4, 2 3 4। फिर यहाँ पर मैंने लिखा 3 4, तो 3 4 एलिमेंट कौन सा होगा, 3 4 एलिमेंट होगा ये वाला, ये एलिमेंट होगा 3 4, तो ये 3 4 आ गया। इसी तरह से कौन सा एलिमेंट लेना है 4 2, तो 4 2 एलिमेंट कौन सा होगा, ये 4 2 एलिमेंट हो गया। तो एक बी जेड ले लिया मैंने, एक ले लिया बी एक्स और एक ले लिया बी वाई, बी जेड बी एक्स बी वाई ये एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ पर जब 2 3 लिया है तो उसके साथ 4 आ गया, यहाँ 3 4 लिया है तो उसके साथ क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ 4 2 लिया है तो उसके साथ क्या आ गया 3 आ गया, 4 2 लिया है तो उसके साथ क्या आ गया 3 आ गया। 2 3 4 3 4 2 4 2 3 है ना। तो आंसर ये कितना आ गया 0 आ गया। तो 2 3 के साथ 4, 3 4 के साथ 2 और 4 2 के साथ 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू 2, म्यू की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पोटेंशियल ए आर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे आर अपॉन आर माइनस आर प्राइम का मॉड डी टाउ। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर ए इक्वल्स टू माइनस म्यू जे, है ना। ये ठीक वैसे इक्वेशन है जैसे लाप्लास इक्वेशन बनती है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर पोटेंशियल वाली इक्वेशन है। कौन सी, वेक्टर, जहां पर पोटेंशियल वहां तो स्केलर पोटेंशियल होता है और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो वेक्टर होता है। तो वहां पर जिस तरह से लाप्लास इक्वेशन बनती है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लाप्लास इक्वेशन बनती है और एक पॉइजन इक्वेशन बनती है, ठीक उसी तरह से ये पॉइजन इक्वेशन बन रही है मैग्नेटिक फील्ड वाली। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली पॉइजन इक्वेशन बन रही है। तो ये इक्वेशन आपको क्या बताती है, तो ये बताती है चार्ज आर एट रेस्ट एंड करंट आर स्टेडी, चार्जेस आर एट रेस्ट एंड करंट आर स्टेडी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा सी।
नेक्स्ट है इन केस ऑफ एन ऑसिलेटिंग डाइपोल द रेडिएशन रेजिस्टेंस आर आर। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो लिखी जाती है 78,781 एल स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ से जो वेवलेंथ के है रेजिस्टेंस वो वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ रेडिएटेड बाय द डाइपोल। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इन अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड फॉर डोमिनेंट मोड प्रोपोगेशन, डोमिनेंट मोड प्रोपोगेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था, उसके बराबर अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी तो डोमिनेटिंग मोड में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन वेव गाइड विद कंडक्टिंग वॉल्स लेट ई पैरेलल एंड बी पैरेलल बी द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द इनर वॉल्स while E perpendicular and B perpendicular be the components normal to the inner walls, then the correct boundary condition are। तो वेव गाइड इज अ परफेक्ट कंडक्टर, तो वेव गाइड परफेक्ट कंडक्टर है तो E की वैल्यू अंदर कितनी हो गई 0 और B की वैल्यू भी अंदर 0 हो गई इनसाइड द मटेरियल इटसेल्फ। इन एन EM वेव E एंड B आर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। सो बाउंड्री कंडीशन एट द इनर वॉल्स, इनर वॉल्स पर बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स हैज द डायमेंशन, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होती है, लेंथ की डायमेंशन के बराबर होती है। इन पार्शियल वेव मेथड द टोटल क्रॉस सेक्शन, पार्शियल वेव मेथड का ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है कि ये बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, और इसका फॉर्मूला आंसर भी सीधा सीधा ये आंसर होता है सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर एल्जेब्रिक समेशन 2l+1 साइन स्क्वायर डेल 1, ये सीधा सीधा इसका आंसर आता है। नेक्स्ट, ड्राइक हैमिल्टोनियंस इन रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बताया इस तरह ये क्वेश्चन, जिसको हम जो हमारे पास श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उससे बना के लाते हैं। तो H इक्वल्स टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर। तो सही आंसर स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल वी आर यूजिंग बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो याद है तो सीधा सीधा आंसर लगा दोगे, डी सिग्मा थीटा अपॉन डी ओमेगा 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, इंटीग्रेशन वी आर साइन क्यू आर अपॉन क्यू आर आर स्क्वायर डी आर, और इस पूरे का मॉड का स्क्वायर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ई। याद होने वाली चीजें हैं भाई, रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं। नेक्स्ट, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड एंड बीटा डिनोट्स द ड्राइक मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अल्फा एक्स जो होता है उसको हम लिखते हैं 0 0 0 1 0 0 1 0, ये मैंने आपको बहुत बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बताया है। 0 1 0 0 1 0 0 0, इसको हम और कैसे लिखते हैं 0 सिग्मा एक्स, भाई ये वाला जो है ये वाली मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है, ये सिग्मा एक्स बन जाती है। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सिग्मा एक्स। तो ये पूरी 0 मैट्रिक्स बन गई, तो 0 सिग्मा एक्स 0, ठीक है, पाउली मैट्रिक्स वाला जो है। इसी तरह से अल्फा वाई को हम लिखते हैं 0 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, तो ये वाला जो है ये बन जाता है सिग्मा वाई, और इसी तरह से ये भी बन जाएगा सिग्मा वाई। फिर अल्फा जेड को किस तरह से लिखा जाता है, अल्फा जेड को 0 0 1 0 0 0 0 1, तो ये जो है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सिग्मा जेड। इसी तरह से ये जो है ये क्या बन जाता है सिग्मा जेड, तो यहाँ पर लिख दिया 0 सिग्मा जेड 0। और बीटा जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, आई 0 0 0, यहाँ पर 1 है, ये 1 1 1, ये तो इसका ट्रेस देखोगे ना, ट्रेस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 + 1 -1 -1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ये हो गया I 0 0 - I। अब यहाँ पर जितने भी ये मैंने लिखे हुए हैं एलिमेंट्स अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा, इन सबके ट्रेस आप देखोगे तो 0 आ रहा है। तो ये ड्राइक मैट्रिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं उनकी खासियत होती है कि इनके ट्रेस कितने आते हैं, 0 आते हैं। तो ट्रेस ऑफ बीटा कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पहले वाले में तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो या तो बी आंसर है या ये सी आंसर है। अब अल्फा स्क्वायर करोगे, किसी का भी अल्फा निकालोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह से बीटा का भी स्क्वायर करोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या वैल्यू देगा, वो 1 देगा। अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा इंटू अल्फा कर लो, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, द क्लेन गॉर्डन इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m इज गिवन बाय। अब हमारे पास जो रेस्ट मास एनर्जी जो हम रिलेटिविस्टिक थ्योरी से एनर्जी की वैल्यू लिखते हैं, वो लिखते हैं E² = P² C² प्लस m² C⁴। E जो है उसको ऑपरेटर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। इसी तरह से P को ऑपरेटर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, माइनस आयोटा एच कट डेल।
तो ये वैल्यू जो है ये वाली और ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ डाल दिया, ये ई की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, पी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। तो ये क्या क्या बन रहा है, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा एम स्क्वायर सी पावर 4। और किसी वेव फंक्शन के साथ लगाना है तो इसको हम वेव फंक्शन के साथ लगा देंगे। अब पी स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, फिर आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो इसलिए आंसर हमारे पास सी आ रहा है ना। कई लोग गड़बड़ इसमें ये कर सकते हैं कि माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा ध्यान नहीं रहेगा, तो यहाँ पर प्लस वाला भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऐसी गलती मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द ट्रांजिशन रेट बिटवीन टू क्वांटम स्टेट्स, एक है m और एक है n, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक स्टेट है m और एक है n, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है, तो em माइनस ई एन किसके बराबर हो गया, h कट ओमेगा। तो रेडिएशन जो हम निकाल रहे हैं, गामा रेडिएशन का जो फॉर्मूला हम देते हैं, तो वो किसके बराबर आता है, a ओमेगा क्यूब, और m ये जो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं m स्टेट का n के साथ, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेते हैं r के लिए। तो ये स्क्वायर पीछे भी लिखा था मैंने, इसका स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर के साथ ये वैल्यू निकाल ली। ओमेगा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई एम माइनस ई एन अपॉन एच कट। तो यहाँ से कुल मिलाकर ये जो रेडिएशन आ रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ओमेगा क्यूब के। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। तो क्या बन गया, ओमेगा क्यूब एम आर एन, और इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी फॉर लेजर इज प्रोपोर्शनल टू। रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो ए एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, और बी एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन। इसका जो रेशियो है वो बराबर होता है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो अब मैं क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई करा दूं, नीचे भी एच स्क्वायर से यानी कि डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूं, तो न्यूमरेटर बन जाएगा एच क्यूब। ये क्या बन गया, ये बन गया एच क्यूब। तो 8 पाई अपॉन सी क्यूब एच स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, और एच न्यू का क्यूब एक साथ लिख दिया। तो गामा इक्वल्स टू क्या हो गया, एच न्यू। तो यहां से गामा क्यूब हो गया, इसको कांस्टेंट के बराबर लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया अल्फा। तो ये क्या बन गया, अल्फा गामा क्यूब। तो यहां से प्रोपोर्शनल किसके आ गया, गामा क्यूब के। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट, द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्टॉक्स लाइन इन रमन स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन। तो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्टॉक्स लाइन, दो लगातार स्टॉक्स लाइन के बीच में जो सेपरेशन होता है वो होता है 4b। ठीक है, क्या होता है, 4b। और जिसमें a और b जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट होते हैं। b की वैल्यू हम निकालते हैं जब हम डेरिवेशन करते हैं, तो वो आती है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, और i की जो वैल्यू है वो होती है म्यू आर स्क्वायर, जहां म्यू होता है रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है एनर्जी सेपरेशन बिटवीन वाइब्रेशन लेवल इन एक्साइटेड स्टेट। तो ये सेपरेशन कितना आ रहा है, 4b आ रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिबिट अ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा इनमें से किस में नहीं होगा। देखो CO है, HCl है, HBr है, ये हेट्रोन्यूक्लियस है, हेट्रोन्यूक्लियर है, तो इनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। इनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट है तो यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा। जबकि H, ये H2 होना चाहिए, तो H2 जो है ये होमोन्यूक्लियर हो जाएगा। तो होमोन्यूक्लियर हो जाएगा तो इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू 1.064 म्यू एम इज एमिटेड बाय। तो जब हम बात करते हैं ND YAG लेजर की, तो YAG लेजर मतलब ये पूरा ऐसा लिखा हुआ है ND Y3AL5O12। इसमें जो लेजर ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा, 4F3/2 से 4I1/2 स्टेट्स। दिस ट्रांजिशन लाइज नियर इंफ्रारेड रीजन। कहां पर होगा, इंफ्रारेड रीजन होगा, विद वेवलेंथ 1.06 म्यू एम, और ये 1.06 म्यू एम लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये कहां हो रहा है, ND YAG लेजर में, ND YAG लेजर में। और कहां से कहां, कौन सी स्टेट से हो रहा है, 4F3/2 से 4I1/2 में। तो इस स्टेट में इसका ट्रांजिशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द टिपिकल एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोड्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक NH3 इज। फॉर NH3, NH3 का पहले मैंने रिड्यूस मास निकाल लिया, तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 14 इंटू 3 अपॉन 14 प्लस 3। तो यहां से हमारे पास ये आ गया 2.47 mp मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 2.47, ये हमने आंसर निकाल लिया।
अब ट्रांजिशन कर रहे हैं जे इक्वल्स टू 1 से लेके जे इक्वल्स टू 0 में, तो एनर्जी जो है डिफरेंस वो ई जे इक्वल्स टू 1 माइनस ई जे कितना 0 पे जा रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बी जो हमने देखा था रोटेशनल कांस्टेंट, तो रोटेशनल कांस्टेंट इंटू जे प्लस 1, यही तो फॉर्मूला होता है बी जे और जे प्लस 1। तो जे की वैल्यू जब हमने 1 डाली तो कितना हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, तो एच कट स्क्वायर, ये बी की वैल्यू लिख दी मैंने 8π² आई, और दूसरा वाला 0 हो गया क्योंकि हम 0 पे ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो हमारे पास बचा एच कट स्क्वायर अपॉन आई, क्या बच गया, एच कट स्क्वायर अपॉन आई, ये ई का फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, एच कट स्क्वायर अपॉन आई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर आई किसके बराबर है, म्यू आर स्क्वायर के बराबर है, आई किसके बराबर है, म्यू आर, और आर की जो वैल्यू है NH3 के लिए वो कितनी होती है 1.3 इंटू 10⁻⁻2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2.47 मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ सारी वैल्यू हमने डाली तो आंसर आएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपने थ्योरेटिकली करे हुए हैं, यानी कि आपने थ्योरी में पढ़े हैं तब हो जाएंगे, नहीं तो आपको कहाँ पता है कि ये वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻2 है और इतना सब करोगे तो इतने में तो बाकी के 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाए जाते हैं, है ना, कि आप इन क्वेश्चन को ना कर पाओ। तो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन ढूंढने होते हैं आपको कि कौन से आप पहले करोगे। एग्जाम को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम खुद को चैलेंज कर जाते हैं कि मैं तो पहले से ही करूँगा या करूँगी, तो पहले से क्वेश्चन करूँगा या करूँगी, तो जो हमें नहीं भी आ रहा होता है या जिसमें हमें टाइम लग रहा होता है वहाँ हम फंसा लेते हैं अपने आप, और फंसा लेते हैं तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं करना ही करना है, और हम लास्ट में देखते हैं जब हम उस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं उस क्वेश्चन को छोड़ चुका होता तो मैं आगे के कितने क्वेश्चन निकाल ले चुका होता। तो जब पेपर अटैम्प्ट करो तो उसमें पहले अटैम्प्ट में जो क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं, जो पहली बार में हो रहे हैं, टिक लगाते हो रहे हैं, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर दूसरी बार में जब तुमने पेपर को निकाला होगा आंखों के आगे से, तो तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिख गए होंगे जिनमें तुम्हें पता लग गया होगा कि इसमें मेरे को थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन चलाऊंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेकंड टाइम में वो क्वेश्चन किए जाते हैं। जब इस तरह से करोगे तो आप देखोगे कि पहले दूसरे राउंड में आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलेगा। और अगर आप शुरू में ही ऐसे क्वेश्चन के साथ स्ट्रक कर गए, जो आपने अपने आप को चैलेंज कर लिया कि मैं इसको करूंगा या करूंगी, आप उसको कर तो लोगे, है ना, हो सकता है आपको फॉर्मूला ध्यान आ जाए या लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, आप उसको कर ले जाओ, पर उसके चक्कर में आपने बाकी क्वेश्चंस में जो आपका टाइम बच सकता था, जो बाकी उतने टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते थे, उनका टाइम किल कर दिया। तो ऐसा मत करना, है ना। पेपर आपको पास करना है तो उसके लिए पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज होती है, तो उनको फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन alternation of intensity observed in the pure rotational spectrum of homonuclear diatomic molecule is due to isotopic effect। अब इसमें कहानी क्या है, इन प्योर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल H2, ठीक है, एंड अदर मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियाई विद नॉन जीरो स्पिन। इसमें क्या होता है, नॉन जीरो स्पिन होती है। द स्पेक्ट्रल लाइन शोज एन ऑल्ट्रेशन ऑफ इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन रोटेशनल कांस्टेंट बी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर, डिपेंड्स ऑन आइसोटॉपिक मास एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। आइसोटॉपिक मास और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पर ये डिपेंड करते हैं। आइसोटॉपिक इफेक्ट आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, तो आइसोटॉपिक मास इफेक्ट जब हम निकालते हैं तो वहां से ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट n इक्वल्स टू 3 एक्साइटेड स्टेट इज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लिखनी है हमें, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं एनर्जी लिख रहा हूं, तो आयोनाइजेशन का मतलब है जीरो से उसको आयोनाइजेशन में ले जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एनर्जी जो हम लिखते हैं वो होता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन लाइक एटम है या हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 हो गई। स्टेट कौन सी दे रखी है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो -13.6 अपॉन 9 हो गया। तो हमारे पास आंसर आया -1.5। पर आपको आयोनाइजेशन चाहिए, तो आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ऑप्शन हो जाएगा डी। सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रा। तो रमन स्पेक्ट्रा के लिए फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 और +-2। डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 गिव्स राइज टू रेल्स स्कैटरिंग और डेल्टा जे इक्वल्स टू +-2 गिव्स राइज टू रमन लाइंस। तो हमें रमन स्पेक्ट्रम का पूछा है, तो रमन स्पेक्ट्रम का कितना आ जाएगा, डेल्टा जे इक्वल्स टू +-2। द रेड लाइट एमिटेड बाय हीलियम नियोन लेजर इज ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन।
तो रेड लाइट जो आती है हीलियम नियॉन लेजर में, वो किस ट्रांजिशन में आती है? तो वो आती है NE एनर्जी लेवल्स, एमिट फोटोन्स ऑफ 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ। फोटोन जो है वो एमिट होते हैं जिनकी वेवलेंथ होती है 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग, विच इज रेड लाइट बीम, जो कि क्या होता है? रेड लाइट बीम होता है। तो नियॉन एनर्जी लेवल्स आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम मास बिकॉज क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन इज UUD एंड क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन इज UDD। तो यहां से मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। भाई U जो है उसकी वैल्यू होती है 2/3 और D जो है उसकी वैल्यू होती है -1/3। तो UUD करोगे तो UUD, तो ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 2/3 प्लस 2/3 और -1/3। तो 2/3 और 2/3 कितना हो गया? ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2 यानी कि 4/3। तो ये हो गया 4/3 माइनस 1/3, तो ये हो गया 3/3। 3/3 हो गया कितना? 1। तो यहाँ इसका चार्ज कितना बन गया? 1 बन गया है। इसी तरह से UDD निकालोगे तो UDD कितना बनेगा? ये बनेगा 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3, ये कितना हो गया? 0। तो इनके जो मास है अप एंड डाउन क्वार्क्स आर सिमिलर, तो ये MP ऑलमोस्ट इक्वल्स टू MN। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। If two nuclei of mass M1 and M2 are fused to form a nucleus of mass M and some energy is released, then M1 plus M2 greater than M. Mass of fused nuclei मतलब जो आपस में मिल रहे हैं, is always lesser than the sum of mass of its constituents. जो उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं उनसे उसका मास हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो M1 plus M2 is always greater than M. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेंजनेस वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका जो निजीमा और गैलमान फॉर्मूला, ये चार्ज Q इक्वल्स टू I3 प्लस B प्लस S/2 ये फॉर्मूला है, याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा D। इफ द मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल इज M देन द रेंज ऑफ फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो एनर्जी के लिए हम लिखते हैं डेल E डेल T लमसम इक्वल्स टू H बार। तो डेल E की वैल्यू mc² डेल्टा T, और ये किसके बराबर है? H बार के। तो डेल्टा T की वैल्यू हो गई H कट अपॉन MC² यहाँ से, और रेंज जो आ जाएगी फोर्स की वो कितनी आ जाएगी? H कट अपॉन MC²। ये MC² आना चाहिए C, अच्छा C डॉट डेल T। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी H कट अपॉन MC। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास B आ जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अलाउड बाय स्ट्रेंज रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है D² प्लस D² और 4He प्लस पाई नॉट। तो यहाँ पर सबसे पहले आइसोस्पिन को देखो, तो आइसोस्पिन इसका कितना है? 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, पर इसका कितना है? 1 है, तो ये कंजर्व नहीं है। इसी तरह से का I3 यानी कि इसका स्पेसिफिक जेड डायरेक्शन में जब हम कंपोनेंट निकालेंगे तो ये 0 0 0 आ रहा है, ये कंजर्व्ड है। स्ट्रेंजनेस नंबर निकालेंगे तो ये कंजर्व आ रहा है। और दिस रिएक्शन प्रोसेस्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। तो क्योंकि इसका आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में क्या होगी? ये अलाउड नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में आइसोस्पिन भी क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। तो इसका आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में ये प्रोसेस होगी। नेक्स्ट, इन द शेल मॉडल विद हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल क्लोज शेल अकर्स फॉर n और z इक्वल्स टू। तो इसके लिए हम लिखते हैं एल्जेब्रिक समेशन ऑफ 2 इंटू 2l प्लस 1 या n² के बराबर भी हम लिख सकते हैं। 2n² जो फॉर्मूला लगाते हैं वो यहीं से बनाते हैं। तो वेयर l इक्वल्स टू 0 1 2, हेयर फैक्टर 2 इज ड्यू टू 2 स्पिन स्टेट्स। 2 स्पिन स्टेट्स के लिए लिखते हैं, एक कौन सा? अप स्टेट, और एक किसके लिए? डाउन स्टेट के लिए, है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। अगर ये विद स्पिन, ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ये विद स्पिन है, और अगर मैं n² लिख रहा हूं तो ये विदाउट स्पिन है। ये क्या है? विदाउट स्पिन है। और ये लिख रहा हूं तो मैं ये विद स्पिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिग्मा n प्लस पी पाई नॉट प्लस डी। यहां पर है सिग्मा n प्लस पी, यहां पर है पाई प्लस डी इज इक्वल्स टू। तो इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर आएगा? ये आएगा 1/2 के। कैसा आएगा? देखो, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, दे आर अनअफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड देयर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा फॉर competing radiative capture reaction decreases with pi naught। तो हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडरेटर इन एन एटॉमिक पाइल, इनमें से कौन एटॉमिक पाइल में मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब जो स्पीड को कम करे वो नहीं है। हैवी वाटर मॉडरेटर होता है, ग्रेफाइट होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन मॉडरेटर नहीं होता। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोरोन। हमें यहाँ पर क्वार्क एंटी क्वार्क का कंपोजिशन मैच कराना है, तो सबसे पहले K प्लस का मैच कराओ। तो K प्लस का जो कंपोजिशन है वो लिखा जाता है S बार U। भाई S बार जो है वो हो जाएगा +/3 1/3 और U जो है वो हो जाएगा 2/3, तो ये बन जाएगा 1। सिर्फ S की वैल्यू होती है -1/3, तो S बार की वैल्यू हो जाएगी +1/3। तो पहले का ऑप्शन आ गया B, यानी कि ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन चेक कर लो K नॉट, तो K नॉट का जब चेक करोगे तो वो लिखा जाता है S बार D, तो S बार की वैल्यू हो गई 1/3 और D जो है वो लिखा जाता है -1/D, तो ये हो गया 0। तो दूसरे का कितना आ गया, D आ गया, दूसरे का D आ गया, तो इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। तो बाकी कौन से बचे, थर्ड पाई प्लस, तो पाई प्लस का जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है UD बार, और बच गया हमारे पास पाई नॉट, तो पाई नॉट का लिखा जाता है 1/√2 UU बार -DD बार, और इसके लिए पैरिटी भी कई बार पूछी जाती है, तो इसकी पैरिटी होती है -1। ठीक है, तो ये आपको पार्टिकल फिजिक्स है जो वहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, द ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी पर मॉलिक्यूल इन अ पॉलीएटॉमिक गैस इज गिवन बाय, तो इसके फॉर्मूला होता है μm²/3 kBt। μm मतलब होता है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो शुरू में क्वेश्चंस थे वो थोड़े से टफ थे। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर या आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि कई बार पेपर ऐसा बनाया जाता है कि शुरू में ही देखते डर जाओ, और डर जाओ तो फिर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए, तो उसको वो जरूरी नहीं कि आप पेपर को शुरू से ही अटेम्प्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शुरू में टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप क्या करो कि उसको थोड़ा सा छोड़ दो और थोड़े से आगे से स्टार्ट करो, यानी कि लेट सपोज कि 20 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा सिंपल आपको दिख रहा है तो वहां से फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि लास्ट में से सिंपल है क्वेश्चन तो लास्ट से सॉल्व करना चालू करो, है ना। तो वो जानबूझकर पेपर में कई बार ऐसा डाला जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस हिले, है ना, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो पेपर सॉल्व जब करना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उसमें टूट के मन नहीं पड़ना है उस पर, पहले उसको देख लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट, in an allowed band of semiconductor the effective mass m of electron is infinite। इफेक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है h²/d2e/dk2। तो एट k इक्वल्स टू 0, जब k की वैल्यू 0 होती है तो e क्या होता है, मिनिमम होता है। e मिनिमम होता है, मिनिमम होने का मतलब जो d2e/dk2 है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जो बाउंड्री कंडीशन है k इक्वल्स टू ±π/a, वहां पर e मैक्सिमम होता है। मैक्सिमा का मतलब है जो d2e/dk2 है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और मिडिल वैल्यू में क्या होता है, d2e/dk2 ये हो जाता है 0, और d2e/dk2 0 हो जाएगा तो ये इफेक्टिव मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये कहां पर हो जाएगा, मिडिल ऑफ द एनर्जी बैंड, ये कहां हो जाएगा, मिडिल ऑफ द एनर्जी बैंड। नेक्स्ट, द फर्मी लेवल ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो कहां पर होगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बात करेंगे तो दो बैंड हमने बनाए, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। तो एन टाइप के लिए जो कंडक्शन बैंड जो हमारे पास फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के जस्ट पास होगा, तो क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। अगर हमारे से पी टाइप पूछा जाता तो पी टाइप में वो किसके पास होगा, वैलेंस बैंड के पास होगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी फॉर अ परफेक्ट डाईमैग्नेट इन CGS यूनिट, किसमें पूछा है, CGS में। तो CGS में क्या लिखेंगे, -1/4π। इन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द मीडियम शुड बी। तो जब हम कंडेंसेशन कर रहे हैं बोस-आइंस्टीन पे तो एट T=TC वेव पैकेट्स स्टार्ट्स टू ओवरलैप, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एवरेज पार्टिकल्स डिस्टेंस। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो एवरेज पार्टिकल डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन TC रेफर्स टू द टेम्परेचर बिलो इज। तो इस टेम्परेचर के नीचे क्या होगा, जो जितने भी हमारे पास जो लार्ज पार्ट बोसोन्स हैं वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट्स में आ जाएंगे। तो जब टेम्परेचर नीचे जाएगा TC से तो वो सारे के सारे किधर आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ आयंस, NaCl है ना, टोटल नंबर ऑफ NaCl आयंस पर यूनिट सेल, ये क्वेश्चन है।
तो NaCl को हमने अलग अलग करके लिखा, Na प्लस और Cl माइनस। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? FCC स्ट्रक्चर है। Na प्लस आयन इन वन यूनिट सेल में कितने होते हैं? 4, और Cl माइनस भी कितने होते हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 4 और 4 कितने हो गए? 8, एक यूनिट सेल के अंदर। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक फंक्शन एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इज इक्वल्स टू। तो ये हम लिखते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, और काई की वैल्यू होती है 4 पाई NE स्क्वायर अपॉन M ओमेगा स्क्वायर। अब तो ये याद करने वाले क्वेश्चन है, याद कर लेना, पेपर में दिख जाए ऐसे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉज कैन मीजर द प्रेशर इन द रेंज ऑफ 10 पावर -3 टू 10 पावर -10 टॉर। 1 टॉर इक्वल्स टू होता है 1 mm ऑफ Hg। तो मैक्लॉड गॉज जो है वो होगा 10 पावर -1 टू 10 पावर -5 टॉर के लिए। पिरानी गॉज जो होगा वो होगा 0.5 टॉर से 10 पावर -4 टॉर। पेनिंग गेज जो होगा वो होगा 10 पावर -3 MB टू 10 पावर -3 मिली बार, है ना। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे टॉर में, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 पावर -4 टॉर से 10 पावर -9 टॉर। और आयोनाइजेशन गेज जो है उसकी रेंज होती है 10 पावर -3 टू 10 पावर -10 टॉर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा आयोनाइजेशन गेज। अब ये इतने क्वेश्चन थ्योरी में नहीं पढ़े जा सकते और ना ही पढ़े होंगे, है ना। तो ये जो मैथ तुम्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ ये तो थोड़े से टिपिकल हैं, पर इनमें जो क्वेश्चंस तुम्हें मिल गए, फंस गए, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी अगर फंस जाते हैं, इतने क्वेश्चन हैं उनमें से इतने कराए हैं उनमें से कुछ भी फंस जाता है, मान लो 30 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, तो तुम्हारा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट, एनालॉग ट्रांसड्यूसर has range of 0 to 10 volt. How many bits of AD converter is required to get the resolution of 5 millivolt? तो रिजोल्यूशन जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं फुल स्केल वोल्टेज अपॉन 2 पावर n-1। तो रिजोल्यूशन ऑफ 5 मिलीवोल्ट, तो 5 मिलीवोल्ट का मतलब हो गया 5 इंटू 10 पावर -3। फुल स्केल वोल्टेज 0 से 10 है तो 10 अपॉन 2n-1। इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following radiation detector has poor energy resolution? तो GM काउंटर जो है उसका पुअर एनर्जी रिजोल्यूशन है। क्यों है भाई? क्योंकि इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मीजरिंग आयोनाइजेशन रेडिएशन अल्फा बीटा गामा। इट हैज रिलेटिवली लो कॉस्ट बट पुअर एनर्जी रिजोल्यूशन। इसका कॉस्ट लो होता है पर इसका एनर्जी रिजोल्यूशन क्या होता है? पुअर होता है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्योरली ट्रांसवर्स। नेक्स्ट, floating voltage signals should be amplified by instrumentation amplifier. A certain operational amplifier has an open loop gain of 2 lakh and common mode gain of 2. The common mode rejection ये हमें चाहिए डेसिबल में। तो डेसिबल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 20 log ADM अपॉन ACM। तो ADM की वैल्यू कितनी है? 2 लाख है, और ये कितना हो गया? 2, तो ये हो गया 10 पावर 5 आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 80। लॉग 10 बेस 10 चला जाएगा तो 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 100। तो 100 डेसिबल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डेसिबल में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ D1 एंड D2 लाइन्स ऑफ सोडियम एट हाई टेम्परेचर इज। D1 D2 लाइन का रेशो पूछा है, तो I1 अपॉन I2 इंटेंसिटी का 2J1 + 1 अपॉन 2J2 + 1। तो D1 D2 लाइन्स में एक बनता है P1/2 और एक बनता है P3/2। तो 2 इंटू 1/2 यहाँ पर +1, और एक बन गया 2 इंटू 3/2 + 1, तो रेशो कितना आ गया? 1/2 आ गया। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ BCC स्ट्रक्चर। तो BCC स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वैसे तो आपको पता होगा कितने आते हैं, 4, फिर भी निकालना हो तो कॉर्नर एटम्स इंटू 1/8। फेस पर जो है वो कितना हो गया? 1/2। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 1/8, और यहाँ कितना आ गया? 1/8 और प्लस ये कितने हो गए? 6 हो गए ना, फेस सेंटर्ड 6। तो 6/2 कितने हो गए? 3 हो गए। तो 1 + 3, ये प्लस हो गया, तो 1 + 3 कितना हो गया? 4 हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ BCC स्ट्रक्चर, रेसिप्रोकल ऑफ BCC स्ट्रक्चर क्या होगा? FCC बन जाता है। तो ये रेसिप्रोकल में पूछा है, तो रेसिप्रोकल में कितना आ जाएगा? 4 बन जाएगा। नेक्स्ट, आइंस्टीन रिलेशन कनेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन विद मोबिलिटी। तो मोबिलिटी और डिफ्यूजन का रिलेशन क्या होता है? डी मतलब डिफ्यूजन अपॉन मोबिलिटी बराबर होता है किसके? VT का मतलब है वेलोसिटी। ये बराबर होगा KBT अपॉन Q। तो यहां से इसको रिलेट कर दो, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KBT म्यू अपॉन स्मॉल q। ये रिलेशन आ जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द मोस्ट पेनेट्रेटिंग पावर, इनमें से मोस्ट पेनेट्रेटिंग पावर किसकी होगी, जिसका चार्ज सबसे कम होगा, मास सबसे कम होगा, वो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेट करेगा। तो अल्फा जो है उसका मास सबसे ज़्यादा है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद बीटा है, उसका भी नहीं होगा। गामा और न्यूट्रॉन में कंपेयर करोगे तो न्यूट्रॉन जो है उसके पास बिल्कुल भी चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेट कौन करेंगे, न्यूट्रॉन करेंगे। अ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम कैन बी चेक्ड बाय स्क्वायर वेव फॉर्म टू एलिमिनेट नॉइज ड्यू टू बिल्डिंग वाइब्रेशन, वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर इज यूज्ड, तो कौन सा आएगा, लो पास फिल्टर। नेक्स्ट, द क्रिस्टल यूनिट सेल विद पैरामीटर ए 3.1, बी 3.1, सी 5.2, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, तो ये कौन किससे बिलोंग कर रहा है। तो हमें जो हमारे पास जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जो हम ब्रागस लैटिस बनाते हैं, तो उसमें टेट्रागोनल जो होता है उसमें दो साइड्स बराबर होती, तीसरी उनके इक्वल नहीं होती, तो ये उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेट्रागोनल आ जाएगा। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आर डी आर अराउंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए विद द ओरिजिन एट सेंटर इज, तो आर डी आर को हमने कैसे लिख दिया 2, सर्फ इसको लिख दिया डी ए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो एरिया है उसका हमने ट्राइंगल निकाल लिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इसका हाफ कर दो, तो हाफ एक साइड का निकाल लो ना, ए इंटू 3/2a ऐसे निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसका कितना कर दिया 2 टाइम्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हो तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड वेयर सी इज अ यूनिट सर्किल, तो जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं ना, तो डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा, तो जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर 2 आयोटा थीटा, तो यहाँ जेड स्क्वायर डी जेड 0 से 2 पाई में इंटीग्रेट कर दें एक सर्किल के लिए, तो 0 से 2 पाई आयोटा, ये डी जेड का आयोटा आ गया, जेड स्क्वायर को क्या लिख दिया, ई पावर आयोटा 2 थीटा, और ये डी जेड का ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा, तो ये ई पावर आयोटा 2 थीटा और आयोटा थीटा मिलकर कितने हो जाएंगे 3 थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा ई पावर 3 थीटा आयोटा अपॉन 3 आयोटा, 0 से 2 पाई कर रहे हैं, आंसर कितना आ जाएगा 0, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन पाई आयोटा इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1 वेयर द कंटूर सी इज अ सर्किल ऑफ रेडियस ए इज नॉट इक्वल्स टू 1 विद ओरिजिन एज सेंटर इज गिवन बाय, तो इसके जो पोल बनेंगे वो जेड इक्वल्स टू +-1 पर बन रहे हैं, इसका रेजिड्यू निकालूंगा एक बार जेड इक्वल्स टू 1 पर, तो वो आएगा 1/2, और जेड इक्वल्स टू -1 पर इसका रेजिड्यू निकालूंगा तो वो आएगा -1/2। इंटीग्रेशन जो निकालेंगे तो वो कैसा आएगा 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ रेजिड्यू, तो रेजिड्यू एक बार 1/2 एक बार -1/2, तो वो हो जाएगा 0। तो फॉर a लेस देन 1 नो पोल्स लाई बिटवीन यूनिट सर्कल, है ना, तो a लेस देन 1 के लिए कोई भी जो पोल है वो यूनिट सर्कल में नहीं आएगा। यूनिट सर्कल इसका क्या बन रहा है, a इज नॉट इक्वल्स टू 1 है, और z की वैल्यू कितनी आ रही है +-1, तो कोई भी जो सर्किल है नो पोल्स लाई बिटवीन यूनिट सर्किल, तो जो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू है इंडिपेंडेंट हो जाएगी किससे, a से, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेट के, तो इसका डिटर्मिनेट हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 to पाई, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, साइन एक्स दिया है तो साइन एक्स की वैल्यू 0 से पाई 180 तक, 180 में इंटीग्रेट करना है, और अपॉन dx को 0 से पाई में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा 2/पाई, आंसर आ गया कितना 2/पाई। नेक्स्ट, आइगन वैल्यू ऑफ रियल 3/3 मैट्रिक्स, तो मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ऑफ आइगन वैल्यू रियल, तो एक कम से कम आइगन वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। अ 3/3 मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज 0, 2 + आयोटा 2 - आयोटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मैट्रिक्स हर्मिशियन, हर्मिशियन में जितनी भी मैट्रिक्स आती है वो सारी रियल आती है, तो पहला होगा नहीं। यूनिटरी, यूनिटरी में आइगन वैल्यू 1 और -1 आएगी, यहाँ पर 2 + आयोटा 2 - आयोटा दिया है, तो ये नहीं होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स ये हो सकती है, और मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर की जो आइगन वैल्यूज होती है कितनी होती है, 0 होती है, तो ये कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 40% इन अ रूम ऑल बोर्न इन मंथ ऑफ अप्रैल, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम शेयर द सेम बर्थडे इज क्लोजेस्ट टू, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, जब बर्थडे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मान लो पहला है, जो पहले का बर्थडे 30 दिन में कब आ सकता है, तो उसके लिए पास 30 दिन में वो कभी भी उसका बर्थडे हो सकता है, यानी कि 30/30। दूसरे के पास क्या बचा 29/30,
तीसरे के पास क्या बचा 28/30। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो लास्ट तक आते आते महीना ही खत्म हो जाएगा। महीना खत्म हो जाएगा तो टोटल पर्सन से 40, तो अब ये डिक्रीजिंग में जाने लग जाएंगे। डिक्रीजिंग में जाने लग जाएंगे तो लास्ट जो आएगा हमारे पास वो आएगा -90/30, -9/30, क्योंकि माइनस में प्रोबेबिलिटी जा रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट शेयर्ड कितना हो जाएगा 0। तो दो प्रोबेबिलिटी ले ली हमने, एक नॉट शेयर वाली और एक जिसमें शेयर कर रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 1। तो नॉट शेयर वाली प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ गई, तो जो शेयरिंग वाली प्रोबेबिलिटी वो कितनी बन जाएगी 1 - p, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 1 - 0 = 1, और 0.7 जो है ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नील टेम्परेचर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नील टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसके नीचे मटेरियल जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाता है ना, जिसके नीचे मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाता है और उसके ऊपर जो मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो नील टेम्परेचर इन मैग्नेटिक मटेरियल, उस पर सस्पेक्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, उस पर सस्पेक्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। न्यूक्लियर फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। द फिक्स पॉइंट ऑफ अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ओबेइंग द डायनेमिक इक्वेशन, ये है x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x = 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बनाएगा, एलिप्स की इक्वेशन बनाता है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है पूरा, देख लेना आप। नेक्स्ट, अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, द रेशियो ऑफ फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट टू द क्लोजेस्ट। तो फारदेस्ट डिस्टेंस जो है उसको हम लिखते हैं 1 + ε, और जो इसका रेशो जो होता है ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा होगा Rmax/Rmin 1 + ε/1 - ε। तो एप्सिलॉन जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है इनका रेशो। तो 1 + ε/1 - ε, एप्सिलॉन होती है एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी यहाँ से कितनी आ जाएगी 0.2। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.2। दो डिस्टेंस होती है, एक होती है एपोगी, एक होती है पैरेगी। तो पास वाली जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पैरेगी या पेरीहेलियन, और दूर वाली जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एपोगी या एपीहेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स F = r.r, r डॉट का मतलब हो गया वेलोसिटी, r डॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फोर्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। तो F या तो फ्रिक्शन फोर्स है या डैम्पिंग फोर्स है, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स ही वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो ये आ जाएगा नॉन कंजर्वेटिव नॉन सेंट्रल, नॉन कंजर्वेटिव नॉन सेंट्रल। नेक्स्ट, द लैग्रेंजियन इज, अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है जिसमें आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो, LDX ये पूरा सॉल्यूशन निकालते हो। तो यहाँ पर इसका हैमिल्टोनियन जो हमारे पास पढ़ते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर FY प्राइम में इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, तो इसके हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है। ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा डेफिनेटली, अगर आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है तो वहां से इसका सॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट, a particle of mass m is subjected to one dimensional potential Vx = -1/2 kx² plus lambda by 4x⁴. If the particle executes small amplitude oscillation but the maximum of the potential, the frequency of oscillation lambda and k positive. v की वैल्यू दी है, सबसे पहले dv/dx निकाल लेंगे। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए dv/dx को 0 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, एक बार आएगा x = 0, एक बार आएगा x = ±√k/λ। फिर हम d2v/dx2 निकाल लेंगे। यहाँ से d2v/dx2 निकालोगे तो ये वैल्यू आ गई 2k। फ्रिक्वेंसी जो बराबर होती है वो होती है किसके, k/m, √k/km। ये जो d2v/dx2 है किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है। तो ये d2v/dx2 k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू आ गई, यानी कि जो k कांस्टेंट हम लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 2k/m। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा √2k/m। द एलिमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर ऑफ रिजिड बॉडी एक्सप्रेस्ड एज 3/3 मैट्रिक्स इन द बॉडी फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर i > 0 द रिजिड बॉडी इज। तो देखो यहाँ पर ये 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये I0 है, ये I0 है, तो सिमेट्रिक हो गई है। तो कैसी हो गई, सिमेट्रिक हो गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैलिड अपर एंड लोअर बाउंड L.I। वैसे तो आप ये पढ़ते हो L = I ओमेगा, ये पढ़ते हो, और L.I करोगे तो ये बनेगा Li cos थीटा। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से π/2। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर V0 इन रेस्ट फ्रेम, इट्स वॉल्यूम V इन इनर्शियल फ्रेम मूविंग विद अ स्पीड c/2 अलॉन्ग x एक्सिस रिलेटिव टू रेस्ट फ्रेम। तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो क्या आएगा, V = V0 √1 - v²/c²। V की वैल्यू c/2 दे दी तो c²/4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा V < V0, ये आंसर आ जाएगा।
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज मेजर ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन नीड मॉडिफिकेशन अजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। इसको हम चेंज करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच कराना है। तो P मैच कर रहा है किसके साथ, वो कर रहा है 2 के साथ, तो बायो सावर्ट लॉ कौन सा बन गया, 2 बन गया। Q मैच कर रहा है किसके साथ, 3rd के साथ, तो Q जो है वो गाउस लॉ बन गया, डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर एक बन रहा है एम्पियर्स लॉ, कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट J। तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपको मैच कराने हैं बस ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ प्लेन पोलराइज्ड light is refracted by a dielectric medium of refractive index mu if the angle of incidence is I equals to tan inverse mu। यहाँ पर ब्रूस्टर्स लॉ पूछा है, तो ब्रूस्टर्स लॉ I प्लस आर इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2, आर की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस आई की वैल्यू आपको tan इनवर्स म्यू दी है, तो ये फॉर्मूला में वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा कौन सा, सी। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, एज अ रिजल्ट द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ ऑफर्ड। तो इंसुलेटिंग मटेरियल से जब इसको फिल करते हैं तो C की जो वैल्यू है C प्राइम इक्वल्स टू हो जाता है C के, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है, जबकि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है। ये आपको याद रखना है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बाकी आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और पोटेंशियल को भी। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सोर्स फ्री रीजन, तो सोर्स फ्री रीजन का मतलब है उसका डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। नेक्स्ट, कंसीडर द चार्ज 2q माइनस क्यू कैप्ट एट 0 0 a 0 0 0 और 0 0 माइनस ए। डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अलजेब्रिक समेशन ऑफ क्यू ए। तो पहले 2q इंटू ए, और ये z डायरेक्शन है तो z एक्सिस लिया हुआ है, फिर -q 0 पर आ गया, फिर -q माइनस ए डायरेक्शन हो गई और z कैप हो गया z डायरेक्शन में। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3qa किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आपने इस पेपर को देखा हो तो इसमें जो शुरुआती क्वेश्चन थे, शुरू के लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन, वो थोड़े से टफ थे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो फॉर्मूला बेस्ड थे, पर जनरली हम उनको नहीं पढ़ते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। तो उस केस में अगर आप शुरू से पेपर सॉल्व करना चालू करोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अपने को कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं कि पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक होती है। जरूरी नहीं है कि शुरू में हार्ड है तो बीच में भी हार्ड होंगे। पेपर जो है वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें हर तरह के बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करें। उसमें टफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और थोड़े से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वो आपको ढूंढने होते हैं कि पेपर में सिंपल क्वेश्चन कहाँ हैं। कई बार बिखेर दिए जाते हैं मतलब कि टफ के बीच में क्वेश्चन छुपा रखे हैं। तो अपना जो टेम्पर है, जो टेम्परामेंट है, वो लूज नहीं करना है एग्जाम के अंदर, है ना। टफ है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, टफ है तो वो सबके लिए टफ है, ये मान के चलो कि टफ है तो वो सबके लिए टफ है। जो चीज तुम नहीं पढ़ के जा रहे हो वो भी नहीं पढ़ के जा रहे होंगे। अपने आप को चैलेंज मत करना कि नहीं मेरे को तो करना ही है ना। तो उस टाइम चैलेंज कर दिया तो फिर फंस जाओगे। बाद में अपने आप को चैलेंज करो कि हाँ यार वो क्वेश्चन आया था, कैसे सॉल्व होगा, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी चीज है। पर पेपर के टाइम पे अपने आप को चैलेंज मत करना कि अपने आप को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो करने लग जाओ तो फिर तुम फंस जाओगे, है ना। तो वो चीज मत करना। तो आई होप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं समझ में आए होंगे। ये प्रैक्टिस सेशंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।